फॉरेंसिक ऑडिट याद रखेगा। फॉरेंसिक ऑडिट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। ये है टेक ओवर ऑडिट है, सोशल ऑडिट है। लास्ट नाउ योर क्वेश्चन में, जी हाँ, लास्ट अटैम्प्ट के अंदर यही क्वेश्चन कंसिडर भी किया गया था सोशल ऑडिट से। मतलब सर, जी हाँ, आज के सेशन में मैं 3 इंपॉर्टेंट ऑडिट डिस्कस करने वाला हूं। फॉरेंसिक ऑडिट, जी हाँ, इसके अलावा सोशल ऑडिट एंड टेक ओवर ऑडिट। फिर बता दूं, ऑडिट के चैप्टर से छोड़ के मत चले जाना भाई, 5 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। और मैं आपको इंश्योर कर दूं, सबसे इजीएस्ट फॉर्म में याद करा रहा हूं, प्रैक्टिकली बता के करा रहा हूं। जैसे आज के टॉपिक के अंदर फॉरेंसिक ऑडिट के अंदर, ध्यान सुनना, अब यहाँ पे एक जरा न्यूज पढ़ो और चीजों को प्रैक्टिकली सीखो भाई। प्रोफेशनल के स्टूडेंट तो प्रैक्टिकली सीखो। देखो, पीएफएस फॉरेंसिक ऑडिटर, सीएनके कौन है? फॉरेंसिक ऑडिटर सीएनके, ठीक है। रेजेस लोन, पीएफएस हम बात कर रहे हैं पीएफएस कंपनी की, ठीक है। रेजेस लोन एवरग्रीनिंग इशू, सेज एमजीएमटी मतलब मैनेजमेंट डिड नॉट कोऑपरेट इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। पहली न्यूज। दूसरी न्यूज सुनते चले जाओ, जिंदल प्ले पॉली ग्रुप कंपनी टर्म्स डिमांड फॉर फॉरेंसिक ऑडिट मैलिशियस। आगे सुनते जाओ। मतलब सर क्या है ये? ऑडिट देखो, बैंक्स टू रिपोर्ट बॉरोवर नॉट कोऑपरेटिंग इन फॉरेंसिक ऑडिट। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को। और देखो, फ्रॉड एट संबंध फिन्स आर हैपनिंग फॉर पास्ट 8 years। EY अर्नेस्ट एंड यंग, EY मतलब अर्नेस्ट एंड यंग, एक फर्म है बेसिकली जो यू नो व्हाट फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स को लेके यू नो व्हाट रेफरेंसेस देती है। डिटेल में बाद में बताऊंगा, ठीक है। He says in draft report again, forensic audit inform to stock exchanges must। SEBI सर क्या कहना चाह रहे हो? अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेंसिक ऑडिट। अगर नहीं पढ़ा है तो इस सेशन में ध्यान से फटाफट सीख लो। मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट के अंदर ये याद करा दूंगा, समझा भी दूंगा, ठीक है। सोशल ऑडिट के पॉइंट्स के साथ समझाऊंगा, अच्छे से याद करा दूंगा। थर्ड, हम टेक ओवर ऑडिट भी कवर करेंगे। सो अटेंशन के साथ इस सेशन को देखिए और अपने वाले आने वाले एग्जाम के लिए 5 मार्क्स को इंश्योर करके ही जाइएगा। चलिए, ऑलराइट। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। कितनी क्वेरी भेजते हो तुम है ना व्हाट्सएप पर, सर मेरे को नोटिफिकेशन नहीं मिलता, सर मुझे क्लासेस नहीं पता है। अरे भाई बेल आइकन को प्रेस करो तो नोटिफिकेशन आएगा। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन। जी हाँ, लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, अब ये बाद में करते हैं सब, आप ध्यान जरूर दीजिएगा। फॉरेंसिक ऑडिट की जब हम बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज माइंड में आती है कि क्यों इसकी जरूरत क्या है जी। देखिएगा, अगर कंट्री में वैसे तो मेरी बात ध्यान सुनना, कंट्री के अंदर कंपनीज में अगर फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइम हो रहा है, करप्शन हो रहा है जी, या किसी के ऊपर फ्रॉड के एलिगेशंस लगे हैं या एम्बेसमेंट के एलिगेशंस लगे हैं, तो उनको रिजॉल्व करना, करप्शंस को कंट्रोल करना, फाइनेंशियल क्राइम को कंट्रोल करना, ये किसके थ्रू होगा? फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट यू नो व्हाट, ध्यान से समझना, एक इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन किस चीज की है? फाइनेंशियल अफेयर्स की, कि जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, बात पकड़ना, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन ट्रांजैक्शंस को हम अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि क्या वहां पर कोई फ्रॉड कमिट हुआ है। ये न्यूज में आपको दिखा रहा हूं बेटा, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखो, यस बैंक शुड इमीडिएटली अंडरगो फॉरेंसिक ऑडिट सेज एक्सपर्ट। हियर ऑर्डर फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ इट्स रेटिंग कॉल्स सेंट्रल गवर्नमेंट पावर फ्रॉड, सीईओ रिजाइंस फ्रॉम द सब्सिडीज। मतलब इस सब के सब मैं केसेस बहुत ध्यान से समझाने वाला हूं, बट उससे पहले हम एक बार बेसिक्स ले लें, क्योंकि एग्जाम में हमें ये लिख के आने होंगे। सो ध्यान से सुनना सेशन को, ऑलराइट। पॉइंट्स में याद भी करेंगे। जैसे सबसे पहले ये क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखो, इधर देखो ना, इधर देखो, देखो देखो देखो, और अपना मॉड्यूल साथ में रखना। मॉड्यूल साथ में नहीं रखा है, याद रखना, मैं शॉर्टकट वाला तरीका नहीं अपनाऊंगा। अगर शॉर्टकट से कोई पढ़ा रहा है वहां जाके पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो उनके, बाद में रिजल्ट जो भी आप देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ध्यान से सीखो। हाँ, क्या कर रहे हैं? फॉरेंसिक ऑडिट कहता है इज डायनामिक एंड स्ट्रेटेजिक टूल इन कॉम्बैटिंग करप्शन। कॉम्बैटिंग मतलब कंट्रोल, नोट डाउन कर लीजिएगा, कंट्रोल से बोलते हैं कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल, कॉम्बैटिंग मतलब कंट्रोल करना,
करप्शन कंट्रोल हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता, याद रखिएगा, ये रियलिटी है। सो क्या है फोरेंसिक ऑडिट? क्या है? डायनामिक एंड स्ट्रेटेजिक टूल है इन कॉम्बैटिंग करप्शन, फाइनेंशियल क्राइम, फ्रॉड थ्रू इन्वेस्टिगेशंस। बोलो मेरे साथ में, क्या है ये? डायनामिक एंड स्ट्रेटेजिक टूल। डायनामिक एंड स्ट्रेटेजिक क्यों बोलते हैं? प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाता है इसलिए। सो क्या कह रहा है? बोलो मेरे साथ में, डायनामिक एंड स्ट्रेटेजिक टूल किस लिए? कम्बैटिंग करप्शन, फाइनेंशियल क्राइम एंड फ्रॉड थ्रू इन्वेस्टिगेशंस एंड रिजॉल्विंग एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड एंड एम्बेजलमेंट। अब कहा, मान लीजिएगा एक न्यूज आई कि सीईओ ने फ्रॉड किया है, सीईओ ने एम्बेजलमेंट किया है, मतलब गबन किया गया है, पैसे का हेर फेर किया गया है कंपनी के अंदर, ये एलिगेशंस लगे। तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी, आप ऑडिट करा लीजिएगा, फाइनेंशियल फॉरेंसिक ऑडिट करा लीजिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या कर रहे हैं, हमें क्या है? फॉरेंसिक ऑडिट क्या है? डायनामिक एंड स्ट्रेटेजिक टूल है। मेरे साथ बोलो ना, डायनामिक एंड स्ट्रेटेजिक टूल है जो क्या करता है? कंट्रोल करता है किसको? करप्शन को। अब करप्शन होता किस चीज को लेके? पैसे को लेके। हाँ, तो पैसे को लेके होएगा कैसे? जब हम इसको ऑडिट करेंगे, इसकी पोस्टमार्टम करेंगे। ऑलराइट, सो क्लियर हो रहा है? कम्बैटिंग करप्शन, बोलो ना, कम्बैटिंग करप्शन, फाइनेंशियल क्राइम को रोकेगा, फ्रॉड को रोकेगा, कैसे? थ्रू इन्वेस्टिगेशंस एंड रिजॉल्व करेगा एलिगेशंस। भैया सीईओ पर, कंपनी के एमडी पर फ्रॉड का एलिगेशन लगा हुआ है, हम रिजॉल्व कर देते हैं कि एक्चुअली इन्होंने फ्रॉड किया है या नहीं किया है। सो रिजॉल्विंग एलिगेशन ऑफ फ्रॉड एंड एम्बेजलमेंट। याद हुआ पहला पॉइंट एग्जाम में ऐसे लिख के आना, फर्स्ट पॉइंट बना के। अब दूसरा पॉइंट समझो, इट इज कंडक्टेड टू बी डिटरमाइन। किस लिए कहता है? यहां सेलेक्ट करना, डिटरमाइन नेग्लिजेंस। किस लिए कहता है? डिटरमाइन नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस हुई है ये कंफर्म करना है, एक्चुअली नेग्लिजेंस है या नहीं, ये इंश्योर करेगा। क्लियर? पॉइंट नंबर सेकंड क्या होगा? फोरेंसिक साइंस इज अ साइंस व्हिच अप्लाई टू लीगल मैटर्स, स्पेशली क्रिमिनल मैटर्स। कहता है ये कौन सी साइंस है जी? नेचर वाला साइंस है? नहीं जी, हम यहाँ पे कौन सा साइंस देख रहे हैं? जो लॉजिकली पॉइंट्स को देखा जाएगा। बात पकड़ मारा है? बट यहां जो लॉजिकल तरीका होगा कैसे होगा? वो होगा किस तरीके से? लीगल मैटर्स को कंसीडर करते हुए। बात पकड़ में आ रहा है? यहां पर भी पोस्टमार्टम करनी है, एक तरीके की इन्वेस्टिगेशन करनी है, बट कैसे? थ्रू द लीगल मैटर्स की। तो फोरेंसिक साइंस इज अ साइंस व्हिच इज अप्लाइड, बोलो ना, फोरेंसिक साइंस इज अ साइंस व्हिच इज अप्लाइड टू लीगल मैटर्स। फोरेंसिक साइंस इज अ साइंस व्हिच इज अप्लाइड टू लीगल मैटर्स, स्पेशली क्रिमिनल मैटर्स। आई होप याद हुआ पॉइंट 2 एग्जाम में। पहला पॉइंट लिखेंगे डायनामिक एंड स्ट्रेटेजिक टूल है, किस लिए? कम्बैटिंग करप्शन। दूसरा क्या बोलेंगे? बोलो फटाफट से। दूसरा क्या करेगा? कम्बैटिंग करप्शन। दूसरा फाइनेंशियल क्राइम को रोकेगा। तीसरा फ्रॉड को रोकेगा, कैसे? थ्रू इन्वेस्टिगेशन एंड रिजॉल्व करेगा एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड एंड एम्बेजलमेंट। पॉइंट ये क्या करता है? इट डिटरमाइंस व्हाट? नेग्लिजेंस। पॉइंट सेकंड क्या याद किया था? फोरेंसिक साइंस इज साइंस, ये कैसी साइंस है? जो अप्लाइड क्या होगी? विच इज अप्लाइड टू लीगल मैटर्स, अप्लाइड टू लीगल मैटर्स, स्पेशली क्रिमिनल मैटर्स। पकड़ में आ रहा है? सिविल नहीं, क्रिमिनल मैटर्स, याद रखना, ठीक है? पॉइंट 2। अब पॉइंट 3 याद करते हैं। इट डिडक्ट्स द फ्रॉड्स इन कंपनीज दैट सस्पेक्टेड फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। पकड़ में आ गया? कह रहा है कोई सस्पेक्टेड फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है, यस बैंक तुम्हारे यहां पर लोन डिसबर्स किए गए हैं, बट उसके अगेंस्ट कोलैटरल लिया नहीं लिया था। बात पकड़ में आ रहा है? यस बैंक तुमने लोन डिसबर्स किए, बट उसके अगेंस्ट जो बताया गया लीगल प्रोविजन है कि उसके अगेंस्ट सफिशिएंट कोलैटरल होनी चाहिए। क्या ऐसा हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो लोन डिसबर्स किए जा रहे हैं अपने रिलेटेड पार्टी को किए जा रहे हैं? सो हमें तो सस्पेक्टेड लग रहा है, चलिए इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, डिडक्ट हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? डिडक्ट द फ्रॉड्स इन कंपनीज दैट सस्पेक्टेड फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस, कि अगर कोई है तो पता लग जाएगा। पॉइंट 3 क्लियर हुआ। पॉइंट 4 हमने क्या यहां पर देखो, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग सीरीज ऑफ एक्टिविटीज and task undertaken for establishing the accuracy and authenticity of the transactions under review। क्या सर कह रहा है? इट्स अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, मतलब अलग अलग, देखो समझना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, अब कैसे, मतलब उसको अप्रूव करने वाली अथॉरिटी कौन है, कौन कौन उसमें इन्वॉल्वमेंट है, अब पकड़ मारा कौन किसके से इन्वॉल्वमेंट है, किसके लिए किया जा रहा है, पर्पस क्या था। तो ये डिफरेंट फॉर्म में किया जा रहा है। यहाँ पे देखो, इट्स इन्वॉल्विंग सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, टास्क अंडरटेकन फॉर एस्टैब्लिशिंग द एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस अंडर द रिव्यू। जैसे फॉर एग्जांपल, हम ये तो नहीं कह रहे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिटेड है, कौन कहता है? नहीं है, बट प्रोवाइडेड यू नीड टू कंपाइल विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट and as per the SEBI LODR
अगर आप कर रहे हैं ये ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इंश्योर करना है इस बात को, इस बात को इंश्योर करना है कि अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ है और एज पर द प्रोविजन हुआ है, दैट्स वेल एंड गुड, तो हम इसकी ऑथेंटिसिटी एंड एक्यूरेसी टेस्ट कर लेंगे थ्रू द फॉरेंसिक ऑडिट। पॉइंट नंबर 4 क्लियर हुआ? पॉइंट्स में लिखोगे ज्यादा नंबर मिलेंगे। हाँ, हाउ? पॉइंट 5 समझते हैं। Forensic audit is a refer to, कैसे कर रहे हैं? refer to specific guidance carried out in order to produce evidence. So इसका purpose क्या है? This audit is conducted for the purpose of producing evidence. क्योंकि क्रिमिनल मैटर्स के अंदर जब तक आप एविडेंसेस के थ्रू फैक्ट्स को प्रूव नहीं कर देते हैं तब तक वो कोई भी गुनाह नहीं माना जाएगा। ये बात समझ लो, बुद्धि में डाल लो। आपने किसी पे एलिगेशन लगा दिया इसने फ्रॉड किया है, बट अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक एविडेंसेस नहीं है, बात पकड़ में आ रहा है, तो वो फिर क्राइम ही नहीं बन रहा है। क्लियर है? वी हैव टू प्रूव इट। तो बात पकड़ में आया? पॉइंट नंबर 5 में किस लिए की जा रही है फॉरेंसिक ऑडिट? टू प्रोड्यूस द एविडेंस। बोलो ना, किस लिए की जा रही है? टू प्रोड्यूस द एविडेंस। ये पॉइंट्स को अपने मॉड्यूल में प्रॉपर हाईलाइट करना बेटा, तभी मजा आने वाला है। ऑलराइट, पॉइंट 5 क्लियर है सर। पॉइंट 6 देखते हैं। एन इन्वेस्टिगेशन, ये क्या है? इन्वेस्टिगेशन। पॉइंट नंबर 5 पे आओ, देखो इन्वेस्टिगेशन, ये पॉइंट 6 देखो लिखा हुआ है यहाँ पर साइड में। Investigation into financial affairs of an entity and is often associated with the investigation into the alleged fraudulent activities. तो कह रहा है किसमें भाई? Of course, financial affairs. Investigate किसमें करेगा? Financial affairs of the entity. बहुत पकड़ में आ रहा है। एंड पॉइंट नंबर 7 देखो, पॉइंट नंबर 7 पे आओ, देखो इन द प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट विल इज लिफ्टेड इन केस ऑफ corporate entities to identify the fraud and person responsible for it. अब कहता है क्या करना पड़ेगा इस केस में भी फॉरेंसिक ऑडिट करते वक्त? कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करना पड़ेगा। आई होप मेरे बच्चे ने कॉर्पोरेट विल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। किसमें क्या होता है जब हम, वैसे तो क्या बोलते हैं, रियलिटी क्या है जी, कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। बट while we conducting forensic audit in this situation, concept of separate legal entity will be abolished for the purpose of conducting forensic audit. जब आप forensic audit conduct कर रहे हैं तब यहां पर कॉर्पोरेट विल किया जाएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट हटाकर चेक किया जाएगा कि एक्चुअली इस ट्रांजैक्शन के पीछे कौन इन्वॉल्व है। ऐसा तो नहीं है कंपनी को आगे खड़ा करके अपने पीछे बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहे हैं। कई बार कंट्रोलिंग शेयर होल्डर ऐसा करता है, प्रमोटर लोग ऐसा करता है, मैनेजमेंट का लोग ऐसा करता है, उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्लियर है एकदम? पॉइंट 7। नाउ पॉइंट 8 क्या कहता है? देखो द एंटायर प्रोसेस इंक्लूड्स, यहां से हाईलाइट करना, प्लानिंग, gathering evidence, reviewing the evidence and reporting the same. और क्या करेगा? इस सबको रिपोर्ट प्रिपेयर करके कोर्ट को सबमिट कर देगा विद एविडेंस कि सर जी ये हमारी फैक्ट्स फाइंडिंग्स थी, ये हमारी रिपोर्ट है। अभी मैंने जब आपको इस केस में बताया था पीएफएस, यहां पे जो सीएनके देखो, यहां पे जो लिखा है ना सीएनके रेजेस, ये सीएनके क्या है? सीएनके एसोसिएट्स, ये फॉरेंसिक ऑडिटर फर्म है। फॉरेंसिक फर्म में बेसिकली ये फॉरेंसिक ऑडिटर्स की फर्म है। तो ये यहाँ पर ये क्या करेगी? अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी और रिपोर्ट प्रिपेयर करके फाइनली कोर्ट को सबमिट करेगा अगर मैटर कोर्ट में है तब। क्लियर है? या गवर्नमेंट ऑर्डर किया तब। बात पकड़ में आ रहा है। एंड द लास्ट वन पॉइंट इज, ध्यान से आइएगा, it aims at naming the persons involved in the fraud with a view to take legal action. और फाइनली ये बता देगा क्या कि इस फ्रॉड में कौन कौन पर्सन इन्वॉल्व है, उनका नेम बताया जाएगा और उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। फिर वो बात अलग है, कोर्ट में जाएगा मामला, कोर्ट हियरिंग करेगा, एविडेंसेस प्रूव किए जाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। बट रिपोर्ट ये कंक्लूड करके दी जाएगी कि हाँ जी ये पर्सन इन्वॉल्व है फ्रॉड के अंदर। क्लियर है? 9 पॉइंट्स है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 9 पॉइंट्स अगर ये आप एग्जाम में कोड करके आएंगे, मैं तुम्हें इंश्योर कर रहा हूं, ये बात को चाहे तुम पर्सनली अलग से रिकॉर्ड कर लो, 4 मार्क्स से कम नहीं मिलेगा अगर तुमने प्रॉपर्ली पॉइंट्स में अगर स्पॉन्सर किया। क्लियर हो रहा है? आई होप समझ में आ रहा है। फॉरेंसिक ऑडिट क्लियर है? क्लियर? ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोशल ऑडिट। इसके लिए आपके लिए सबसे इजीएस्ट फॉर्म में एक प्रॉपरली नोट्स प्रिपेयर कर दिए गए, मतलब पॉइंट्स रेडी कर दिए गए हैं ताकि आपके लिए और भी यूज हो। देखो समझो, जब हम बात करते हैं ना बेटा सोशल ऑडिट की, तो यहां पर हमारा कंसर्न ये है कि कंपनी की पब्लिक इमेज क्या है। मतलब एक कंपनी ना, ध्यान समझना, एक इंपॉर्टेंट कौन समझना,
कि प्रॉफिट भी अर्न करें और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बैलेंस करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी में रहकर प्रॉफिट तो हम खूब कमा रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को तो नुकसान पहुंच रहा है। जैसे आप सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो खूब किया जा रहा है। अब क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्यों कर रही है कंपनी? क्योंकि भैया चीजें प्रोड्यूस करनी है, बट हो क्या रहा है, सोसाइटी को उतना इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा है और यहां बिजनेस को खूब इलेक्ट्रिसिटी मिल जा रहा है। तो बिजनेस को ऐसे रास्ते फाइंड आउट करने चाहिए जहां से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सके और कम से कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया जा सके। अभी एग्जांपल दे रहा हूं, समझना, सोसाइटी के बेसिस पे। वहीं पर एक कंपनी को अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए सोचना चाहिए, वहीं पे ही उस कंपनी को एनवायरमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए कि वो जिस तरीके बिजनेस ऑपरेशन कैरी कर रही है उसका एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट जा रहा है। तो जब हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं सोशल ऑडिट, वैसे तो मैं आपको बताऊं ये वॉलेंट्री है, मैंडेटरी नहीं है। कंपनी चाहे तो उसे करेगा, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। यूजुअली कंपनीज इसलिए करवा देती हैं सोशल ऑडिट ताकि वो पब्लिक में उनकी अच्छी इमेज बनी रहे, खास तौर से जब मीडिया उनके बारे में एडवर्स न्यूज छाप रहा हो। जैसे टाटा नैनो का कार एक अच्छा बूम पर आया, फिर सडनली उसमें कई सारे टेक्निकल इश्यूज की वजह से यू नो व्हाट उसकी एक बदनामी सी हुई कार की, भैया ये तो डब्बा है, अरे यार ये तो पिछ गया कार, बहुत सारी यू नो व्हाट सोशल मीडिया पे इसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन क्या उससे टाटास को, जी हाँ, रतन टाटा की इमेज पे कोई इंपैक्ट गया? नहीं। अभी भी लोग उन्हें एक बहुत ही अच्छा एंटरप्रेन्योर मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज क्योंकि उनका जो सोशल कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड सोसाइटी वो बहुत स्ट्रांग है, उनकी पब्लिक में जो इमेज है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। बात पकड़ में आ रहा है? सो सोशल ऑडिट सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पॉइंट में आइएगा, क्या रहा है सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो, कंपनीज एम टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहला सोशल ऑडिट करने का कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि हम ये एग्जामिन कर सकें द बैलेंस बिटवीन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलो ना मेरे बच्चे साथ में, याद रखो पॉइंट्स यहाँ ड्रॉ करे हुए हैं, अब चाहो तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना, वर्ड याद रखना, इस तरह से लिख के आना एग्जाम में, ठीक है। सो बैलेंस बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी, इट्स स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी काम, social audit is an internal examination of how a particular business is affecting society in number of terms। जैसे पता लगा जी कंपनी तो खूब पैसा कमाता है और एम्प्लॉइज लोगों को सैलरी इतना मिलता ही नहीं है, वो बेचारा अपनी नेसेसिटीज को भी पूरी नहीं कर पा रहा है ना। एक बड़ा अच्छा एडवर्टीजमेंट था कि एक कंपनी का जो एक ऑनर था, वो ऑनर इन द सेंस कि कंपनी का सीईओ वो लंच पे बैठता है अपने एम्प्लॉयज के साथ में, लास्ट डे होता है मंथ का, और एम्प्लॉयज कुछ होते हैं जिसमें से कोई पियोन होते हैं, 4th ग्रेड के भी होते हैं, वो बेचारे अपनी रोटी अचार के साथ खा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो कंपनी के जो सीईओ पोस्ट के होते हैं वो बोलते हैं कि आप अचार के साथ खाना खाते हैं? बोले हाँ सर, वो मंथ का एंड है और इतना पैसा नहीं होता है कि हम और अच्छे से अफोर्ड कर सके। तो उसे रियलाइज होता है कि अरे यार ये तो गड़बड़ है यार, गलत है, एंड देन सडनली अनाउंस कि भैया कंपनी की तरफ से सारे एम्प्लॉयज का खाना होगा। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पैसा ही कमा रहे हैं, नहीं, पैसा भी कमाना है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम सोसाइटी की तरफ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो पूरी नहीं हो रही। एम्प्लॉय भी हमारा सोसाइटी का तो हिस्सा है, बात पकड़ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं इसको। सो कहता है क्या कर रहा है ये, इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ हाउ पर्टिकुलर बिजनेस अफेक्टिंग सोसाइटी। अब इसमें हम क्या करते हैं, गवर्निंग एस्पेक्ट्स, जैसे हम कहते हैं कि क्या वो गवर्नेंस को देखते हैं, कंपनी कैसे गवर्न हो रही है, उसके गवर्न करने का मतलब लोकेलिटी में, लोकेलिटी के अंदर कैसे गवर्न हो रही है, ठीक है, आसपास के अपने सोसाइटी को कैसे इंपैक्ट कर रही है। तो पहला बात क्या है, ये क्या करती है, स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा काम क्या है, इंटरनल एग्जामिनेशन, बोलो, इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ हाउ अ पर्टिकुलर बिजनेस अफेक्टिंग सोसाइटी, हाउ अ पर्टिकुलर बिजनेस अफेक्टिंग सोसाइटी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इन द एरा ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी corporations are often expected to deliver value to consumers and shareholders as well as meet environmental and social standards। जी हाँ, सिर्फ यही नहीं है कि कंज्यूमर्स को खुश करना है, स्टेक होल्डर्स को खुश करना, शेयर होल्डर्स को खुश करना है, बाकी आपकी इन्वायरमेंट और सोसाइटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाना नहीं। आज का डेट में जहां कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर यू नो व्हाट एवरी टाइप ऑफ कॉर्पोरेट, हर कॉर्पोरेट बॉडीज, वहां ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि आप याद देखिएगा, जो आप बेटर डिलीवरी ऑफ द वैल्यूज जो डिलीवर कर रहे हैं, किसको, कंज्यूमर्स को एंड शेयर होल्डर्स को, साथ के साथ आपको याद रखना पड़ेगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वायरमेंट की तरफ भी है और आपकी सोसाइटी की तरफ भी है। सो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कॉर्पोरेशन ऑफ्टन एक्सपेक्ट टू डिलीवर वैल्यूज टू कंज्यूमर्स एंड शेयर होल्डर्स एज वेल एज मीट द एनवायरमेंटल सोशल स्टैंडर्ड्स। क्लियर है, पकड़ मारा है। पॉइंट चौथा क्या है, देखो, सोशल ऑडिट्स कैन हेल्प कंपनीज टू क्रिएट, इंप्रूव, मेंटेन अ पॉजिटिव पब्लिक रिलेशन इमेज। जी हाँ, क्या करता है ये, इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव पब्लिक रिलेशन, क्रिएट अ पॉजिटिव पब्लिक रिलेशन। बात पकड़ मारा है। जैसे मान लीजिएगा एक कंपनी चैरिटी करता है, डोनेशन करता है कि भैया विमेन एम्पावरमेंट के लिए या विमेन शेल्टर के लिए या चिल्ड्रन शेल्टर के लिए उसने एक जगह बनाया कि ताकि लोग यहां पर रहें। अब ये कंपनी एवरी ईयर क्या करता है, ऐसा कंट्रीब्यूट करता है कि विमेन्स के लिए, जो मतलब विमेन्स हैं या चिल्ड्रंस हैं, उनके शेल्टर के लिए अरेंजमेंट्स करता है। कई जगह देखा जाता है कंपनी क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है लोगों जिनकी जरूरत है, नीडी पीपल्स को। तो ये क्या है, एक तरीके से लोगों का उसका तरफ क्या रुझान होगा, ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। बात पकड़ में आ रहा है। And a good public perception helps foster a positive image of the company and ultimately reduce the negative impact on earnings from the bad press। जब कई बार मीडिया खबरें झाप रही होती है ना, तो वहां लोगों का उस कंपनी के अंदर बड़ा भरोसा रहता है। बात पकड़ में आ रहा है। आप आज का डेट में देखिए, जैसे आप नरेंद्र मोदी अगर कोई भी एक परफॉर्म करें, अब उनका आज मार्केट में, ऑफकोर्स सोसाइटी में ऐसा इमेज है कि अभी लोग यू नो व्हाट, उनके बारे में बुरा सुनना पसंद नहीं करते। अब ये खैर पॉलिटिकल मैटर हो गया, बट अब मैं एक बात कर रहा हूं कि एक इमेज कैसे क्रिएट हो जाती है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो बेसिकली कवर हम किसमें के अंदर कर रहे हैं, हमारे ऑडिट के अंदर, सोशल ऑडिट। ठीक है, चलिए अब ये 5 पॉइंट्स की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में मत बोलना। ऑलराइट, चलिए अब इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स एग्जामिन होती हैं वो थोड़ा हम कवर कर लेते हैं। आइटम्स एग्जामिन इन सोशल ऑडिट, जैसे एनवायरमेंटल इंपैक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द कंपनीज ऑपरेशंस। कंपनी किस तरीके से, वैसे तो एनवायरमेंट ऑडिट में आ जाता है ये बात समझना मेरी। एनवायरमेंट ऑडिट में ही हम ये बात देख लेते हैं कि एनवायरमेंट इंपैक्ट क्या होगा। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं सोशल ऑडिट की, इट्स आल्सो ब्रॉड कांसेप्ट, क्योंकि हम कंप्लीटली हम बात कर रहे थे किसकी, सोसाइटी की। ठीक है, सो यहां पर ये भी देखता है क्या कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है, कंपनी के ऑपरेशंस का। ठीक है, एनवायरमेंट इंपैक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द कंपनीज ऑपरेशंस। अब कंपनी पता लगा जिस तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, उसके रिसोर्सेज किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह से नेचर को यूज किया जा रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, क्या उनको वापस से, जी हाँ, रिसाइकल किया जा रहा है, किया जा रहा है, ये सारे एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे। तो ये हम देखेंगे टॉपिक्स हैं अंदर social audit। Transparency reporting issues, any issues regarding the effect on the public or environment, या accounting and financial transparency, community development and financial contribution, charitable giving, voluntary activity of employees, energy use और impact on footprints, energy use, जैसे मैंने बताया renewable energies को लेके। यूएस की एक कंपनी भी है, मेरा माइंड स्लिप हो रहा है, यूएस की कंपनी जो बेसिकली उसने इसके लिए स्पेसिफिकली वर्क किया है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। ठीक है, अभी देखते हैं, देखो नाम बताते हैं उसका। देखो salesforce.com 500 फॉर्च्यून कंपनीज के अंदर आती है, बहुत बड़ा ग्रुप है। इसने क्या इनिशिएटिव लिया सोशल ऑडिट के अंदर, केसेस के अंदर, उसने किस से इंप्रूव किया, उसने रिन्यूएबल एनर्जीज को लेके, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। ठीक है, देखो स्ट्राइव टू यूज 100% रिन्यूएबल एनर्जी ग्लोबली। तो ये भी क्या है, इंप्रूवमेंट्स हैं, क्या हो रहा है। चलिए, और क्या है, वर्क एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग सेफ्टी, फ्री ऑफ हैरेसमेंट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, वर्कर पे एंड बेनिफिट्स, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। यहां सब एक जैसे ही ट्रीट होने चाहिए, इक्वल ट्रीट होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं। बात पकड़ में आया। एंड डाइवर्सिटी, जब बेसिकली डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटीज को लेकर जो होती है इश्यूज, उसको भी खत्म किया जाए, क्योंकि सोशल इंपैक्ट है उसका भी। सो यहाँ पर इस सोशल ऑडिट के अंदर इनमें से किसी भी पर्टिकुलर आइटम के ऊपर
सोशल ऑडिट कंडक्ट की जा सकती है। अब एग्जाम में जब जाएं तो एटलीस्ट इसमें से 4-5 पॉइंट्स आप जरूर मेंशन कर दें, चाहे वो डाइवर्सिटी को लेकर है, वेजेस वर्कर पेस को लेकर है, चैरिटेबल गिविंग्स को लेकर है, एनर्जी यूजेस को लेकर है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट को लेकर है, कोई भी 5-7 पॉइंट आप जरूर ऐड करते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट्स मैंने अभी अपने साथ डिस्कस किए। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक ओवर ऑडिट। टेक ओवर ऑडिट, टेक ओवर ऑडिट, टेक ओवर ऑडिट सर आएगा क्या? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक बात सोच के बताओ, ध्यान सुनना। टेक ओवर करने का मतलब बड़ी इन्वेस्टमेंट जाने वाली है, बड़ी इन्वेस्टमेंट जाने वाली है। टेक ओवर का मतलब एक्वायरर बड़ा पैसा लगाने वाला है, मतलब वो इन्वेस्टर है जिसके पास वो बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करके एक कंपनी को टेक ओवर करेगा। लेकिन टेंशन मेरे को ये हो रही है कि जिस कंपनी को मैं टेक ओवर करने जा रहा हूं, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, पता लगा उसके अंदर घपले मजे हुए हैं। जैसे कुछ कई सारी एस्पेक्ट्स आती हैं समझना, जैसे ये हो सकता है कि उसके ऊपर लिटिगेशन चल रही हैं बट उस कंपनी ने हमको डिस्क्लोज नहीं किया। उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन एक्चुअल अच्छी नहीं है पर हमको पता नहीं है अभी तक के बाद। कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं कंपनी से नाराज हैं पर हमें नहीं पता है। कंपनी के समझना, कंपनी जो फैक्ट्री है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्चुअली अच्छा नहीं है और हमें बेवकूफ बना रखा है। बात पकड़ में आ रहे हो? जैसे एज्यूम करो टेक ओवर ऑडिट के बारे में, तुम मार्केट में एक प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, ठीक है। उसकी पैकिंग वैकिंग तो बहुत अच्छी कर रखी है लेकिन अंदर से वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, पर बेचने वाला ये बात जानता है या नहीं जानता है, तुम उसे खरीद रहे हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम क्या करोगे? ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज करोगे। ड्यू डिलीजेंस का मतलब एक प्रॉपर तरह से इन्वेस्टिगेट करोगे। क्या करोगे? ऑडिट के थ्रू ये एग्जामिन करोगे। इन्वेस्टिगेट नहीं वर्ड यूज कर सकते हैं क्योंकि हम कोई हमला नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर, पर ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज करेंगे। ड्यू डिलीजेंस का मतलब है कि मैं प्रॉपरली एग्जामिन करूंगा उन सारे मैटर्स को, उन सारे लीगल मैटर्स को जो कहीं ना कहीं मेरे टेक ओवर डिसीजन को आगे जाके इंपैक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली। तो यहां जब हम टेक ओवर ऑडिट करते हैं तो हम यहां पर देखते हैं खास तौर से जो हमारा टारगेट कंपनी है, जो एंटिटी है, जैसा हम चाह रहे हैं हमारे बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को लेके वो वैसा है या नहीं। आइए इसके भी कुछ पॉइंट्स हमने बनाए हैं ताकि आप याद कर सकें। देखिए सबसे पहला टेक ओवर ऑडिट का पहला पॉइंट क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स अ डिजायर्ड रिजल्ट टू एन इन्वेस्टर। क्योंकि टेक ओवर के अंदर भैया इन्वेस्टर को सबसे पहले पता होना चाहिए मैं जो चाह रहा हूं वो है नहीं। आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदने गए, जो आप चाहते हैं वो वैसा प्रोडक्ट है या नहीं, पहले ये इंश्योरेंस है। तो ये ऑडिट क्या कर रही है आपको? ये बात कर रही है क्या? इट प्रोवाइड्स डिजायर रिजल्ट टू इन्वेस्टर। बोलो डिजायर रिजल्ट टू इन्वेस्टर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? एंश्योर दैट एक्विजिशन इज एग्जीक्यूटेड इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर। मोस्ट इफेक्टिव मैनर का मतलब यहां पर ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं टेक ओवर के लिए 500 CR, जी हाँ 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो क्या ये 500 करोड़ रुपए मेरे सही काम के लिए, सही बिजनेस के लिए दे रहा हूं? पता लगा उसकी वैल्यूएशन निकल के आती है वास्तव में 300 करोड़ और उसके लिए मैंने पे ऑफ कर दिया 500 करोड़। मेरा बहुत बड़ा नुकसान तो यहाँ हो गया। तो ये क्या करा है? कहता है इंश्योर करता है एक्विजिशन एग्जीक्यूटेड इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर। तो पॉइंट फर्स्ट क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स एंश्योर डिजायर्ड रिजल्ट टू इन्वेस्टर, फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट सेकंड क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे एग्जाम में? इट इंश्योर द करेक्टिव, इंश्योर दैट एक्विजिशन इज एग्जॉस्टेड इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर। एक्विजिशन इज एग्जीक्यूटेड इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर। बात पकड़ में आया? पॉइंट नंबर थर्ड जो हम देखेंगे इसमें देखो, ठीक है आगे और बात को रखा है। ऑडिट प्रोवाइड्स अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टू द सजेस्ट स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। पॉइंट नंबर 3 क्या है? देखो यहाँ पे हाइलाइट करो। ऑडिट प्रोवाइड्स, ऑडिट क्या करती है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या करिए? कॉस्ट एनालिसिस बेनिफिट्स। जैसे मैंने भी कहा 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, क्या बिजनेस की वैल्यू एक्चुअली उस बिजनेस की 500 करोड़ थी नहीं थी? बात पकड़ में आ रहा है? पता लगा उसके ऊपर ऐसी लिटिगेशन चल रही है पेनल्टीज को लेके, बोले बाद में तो हमारे लिए आफत आ गया। बात पकड़ में आ रहा है? ये पब्लिक इमेज डिस्ट्रॉय हो गया है, एम्प्लॉइज उसका खुश नहीं है, आउटडेटेड मशीनरी यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ पेनल्टीज पेंडिंग पड़ी हुई है। बोला ऐसा को लेने से अच्छा है भैया तुम्हारे ठीक हम हमारे डी। सो ये क्या करता है? ये इंश्योर करता है आपको कि भैया एक्विजिशन जो है मोस्ट इफेक्टिव मैनर में हो रही है। और इसी बात के साथ में तीसरा पॉइंट अपने आप जोड़ता है, देखो प्रोवाइड्स अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टू द सजेस्ट स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। टेक ओवर का मतलब कोई छोटा मोटा काम नहीं है, आने वाले 5 साल 10 साल की प्लानिंग करके चल रही कंपनी अपने आप को बड़ा देख रही है, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के लिए हेल्पफुल होगा आपके। ठीक है सर, अब ये देखो ध्यान सुनना। अब जो टेक ओवर ऑडिट है ये मर्जर एक्विजिशन या टेक ओवर
मर्जर, एक्विजिशन और टेक ओवर्स के लिए की जा रही है। इसे हम लोग 3 पार्ट्स में करते हैं, प्री एक्विजिशन, एक्विजिशन से पहले, फिर एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन एंड द सेल साइड। बात समझना, 3 तरीके से होगी, प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन एंड सेल साइड। वैसे मैं आपको बता दूं, टेक ओवर ऑडिट में डिटेल में पूरा प्रोसेस आने वाले सेशंस में डिटेल में डिस्कस भी करूंगा। तो यहां तो सिर्फ एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव हम छोटा सा टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए पढ़ रहे हैं। डिटेल में प्री एक्विजिशन की कैसे करेंगे, पोस्ट एक्विजिशन कैसे करेंगे, सेल कैसे साइड कैसे देखेंगे, ऑडिट करेंगे, वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा आगे। ठीक है, तो हमने पॉइंट 4 हमारा एग्जाम में कोड करना है। पॉइंट 5 क्या है, इंटरनल ऑडिटर्स और प्रोफेशनल्स, क्योंकि इन्हीं के पास में एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है कंपनी की। ठीक है, सो क्या कह रहा है, इंटरनल ऑडिटर प्रोफेशनल्स विद डोमेन एक्सपर्टाइज कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट वैल्यू, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जिनके पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कंपनी का कोर इंफॉर्मेशन है। सो ये क्या रोल करते हैं, अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट वैल्यू फॉर इंश्योरिंग दैट अ वाइब्रेंट ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस इन अ प्लेस एंड ऑपरेटिंग एज इंटेंडेड। जैसा हम चाह रहे हैं उस तरीके का प्रोसेस, ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस इनिशिएट किया गया है, ताकि हमें एग्जैक्टली पता लग सके जो हम चाहते हैं कंपनी में जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज हो रही हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, तो इसमें इंटरनल ऑडिटर और जो प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहता है, ताकि हम इंश्योर कर सकते हैं किस चीज को कि भैया ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस कैसा आ रहा है, प्रॉपर तरह से किया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, while at the same time help the minimize the risk। क्यों रिस्क मिनिमाइज होएगा, अगर तुमने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी और उसके बाद पता लगा कि कंपनी में झोल मचा पड़ा है, तो फिर बचा ही क्या, पकड़ मारा। सो इट्स हाईली रिस्की। नाउ फर्दर, अ स्ट्रॉन्ग ऑडिट कम ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस इज क्रिटिकल टू एंश्योर दैट एक्वायर इज फुली अवेयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन। अब इसमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती है, जनरली कंसिडर करते हैं लीगल टर्म्स में, फाइनेंशियल टर्म के अंदर एचआर होता है, टेक्नोलॉजिकल टर्म में हो सकता है, जी हाँ टेक्नोलॉजी टर्म में भी देखा जाता है, मार्केटिंग टर्म के अंदर देखा जाता है। मैं फिर बता दूं, इसको डिटेल में समझेंगे, बट ये अलग अलग सारी एस्पेक्ट्स को कंसीडर किया जाता है, ताकि हम देख सकें कि जो हम चाह रहे हैं, एक्वायर चाह रहा है, वो उसके बारे में उसे पूरी नॉलेज हो, कि लीगल एस्पेक्ट्स के थ्रू भी, फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी देखा जाएगा, उसके अलावा उसका एचआर, जी हाँ उसके एम्प्लॉय किस तरीके का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस किस तरीके का है, मार्केटिंग बेस किस तरीके का है। ठीक है, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके पास जो बताए जा रहे हैं वो एक्चुअली है या नहीं, उसे बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी एस्पेक्ट्स वो डिटेल में ड्यू डिलिजेंस के थ्रू फाइंड आउट किया जाएगा। आगे ड्यू डिलिजेंस वाले चैप्टर में तो सब सिखाना ही है तुमको ये। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। एंड प्रोवाइड एक्सेस टू द वाइटल इंटेलिजेंस दैट इज यूज्ड टू नेगोशिएट द फाइनल प्राइस एंड इंटीग्रेट द न्यू सब्सिडरी मोर इफेक्टिवली, ताकि क्या हो सके, फाइनल प्राइस डिसाइड हो सके किसकी, एक्विजिशन की, एंड हम बेटर तरह से अपने साथ एक सही एंटिटी को सब्सिडरी अपनी बना सकें, एसोसिएट कर सकें। बात पकड़ में आ रहा है। तो टेक ओवर ऑडिट के ये कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। डिटेल में इसका पूरा सेशन आने वाले चैप्टर्स में तो मैं बताऊंगा, पूरा पोस्टमार्टम करूंगा, प्री एक्विजिशन का, पोस्ट एक्विजिशन का, सेल साइड का। ऑलराइट, यहां तक का सेशन आई होप समझ में आ गया होगा। अगले वाले सेशन में ना खतरनाक क्वेश्चन है, ये वाला है, बड़ा सिंपल सा इजी सा है, इसको हम कवर करेंगे। और याद रखिएगा ICSI जो स्टैंडर्ड्स बताता है ऑडिट के, वो सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस मत करना, और टेस्ट सीरीज मत छोड़ना कोई सी भी यार, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्कोर करना है अच्छा तो कसम खा लो कि टेस्ट सीरीज कोई सी भी छोड़ूंगा नहीं। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।